हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पित्त के भेद। पहले का वीडियो यूट्यूब में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आज का टॉपिक, पित्त के भेद। पित्तम पंचात्मकम, अर्थात पित्त 5 प्रकार का होता है। सुश्रुत तथा वाग्भट ने इनके नाम दिए हैं। चरकाचार्य ने कर्मों से ही बता दिया है। पहला रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त एवं पाचक पित्त। ये 5 प्रकार के पित्त होते हैं। रंजक पित्त, रंजक से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज को रंग देता है ना। यतु यकृत प्लीहनो पित्तम तस्मिन रंजको अग्नि रीति संज्ञा सा रसस्य राग कृत दुक्तः। अर्थात जो पित्त यकृत तथा प्लीहा में रहता है उसी की रंजक अग्नि संज्ञा है। वह रस का राग करता है, मतलब रस को कलर्ड कर देता है, तो रस में रंग उत्पन्न करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर स्टोर इन लीवर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी। तेजो रसानां सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते पित्तोष्मणा सा रागेण रसो रक्तत्व मृच्छति। चरक चिकित्सा में बोला गया है, अर्थात सभी मनुष्यों में रस का जो तेज कहलाता है उस पर पित्त की उष्मा से रंजन होने से वह रस रक्तता को प्राप्त होता है। चरक जी ने भी यही बताया, सुश्रुत जी ने भी बताया था कि राग करता है रस को, है ना। मतलब वही वो भी है कि रस में रंग भर देता है, उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो पित्त की उष्मा से रंजन होने से वह रस रक्तता को प्राप्त होता है, अर्थात रस धातु का कुछ अंश तेजांश, दैट मीन्स विच हैज़ द क्वालिटी टू कन्वर्ट इनटू रक्त और आरबीसी और एचबी, पित्त की उष्मा से रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखेंगे अष्टांग हृदय का श्लोक। आश्रय आश्रम पित्तम रंजकम रस रंजनात्। ठीक, अर्थात रंजक पित्त का स्थान अमाशय। तो रंजक पित्त का सुश्रुत जी ने यकृत प्लीहा कहा है ना। अमाशय में आश्रित पित्त रस का रंजन कर रंजक पित्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल सिंथेसाइज्ड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी। पित्त जो है, पित्त रस जो है वो रंजन कर रहा है, तो उससे रंजक पित्त नाम आ रहा है या रंजक पित्त बन रहा है ना। तो इसमें मेन है कि अमाशय किसने बताया है, तो वाग्भट जी ने बताया है। आगे है आचार सारंगधर रस समान वायु से प्रेरित होकर हृदय में जाता है, वहाँ पित्त की क्रिया होकर रंजित एवं पाचित होकर रक्तता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि हृदय में जाकर पित्त की क्रिया होकर रंजित एवं पाचित होकर रक्तता को प्राप्त होता है, तथा पित्त यकृत में स्थित है। पित्त, इन्होंने भी पित्त का स्थान कहाँ बताया, यकृत ही बताया। उसी से रस रक्त में परिवर्तित होता है, तथा अर्थात यकृत में रहने वाला पित्त रस को हृदय में जाकर रक्त में परिवर्तित करता है। जो पित्त है वो यकृत में रहता है और यकृत में रस जो है वो रक्त में परिवर्तित होता है, अर्थात यकृत में रहने वाला पित्त रस को हृदय में जाकर रक्त में परिवर्तित करता है। तो ये हृदय में जाकर जो पित्त है वो रस को रक्त में परिवर्तित कर देता है। प्लीहा द्वारा भी गर्भ तथा शिशु में आरबीसी का निर्माण होता है। जन्म के पश्चात भी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में स्प्लीन में आरबीसी फॉर्मेशन होती है, जैसे माइलॉइड मेटाप्लेसिया। साधक पित्त, साधक पित्त आचार्य सुश्रुत के अनुसार यत पित्तम हृदय संस्थम तस्मिन् साधको अग्निरिति संज्ञो सो अभिप्रार्थित मनोरथ साधन कृदुक्तः। अर्थात हृदय में स्थित पित्त को साधक पित्त कहते हैं। यह पित्त अभिप्रार्थित मनोरथों को सिद्ध करता है। डल्लहर ने अभिप्रार्थित मनोरथों से धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को सिद्ध करना अर्थ लिया है। डल्लहर अनुसार हृदय पर श्लेष्मा एवं तम के आवरण को दूर कर साधक पित्त हृदय को निर्मल करता है। महर्षि चरक जी के अनुसार अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गतः कुपित अकुपितः शुभ अशुभानि करोति तद्यथा शौर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसाद मित्ते बमादिनी च प्राणी द्वंद्वा नीति। यह श्लोक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्थात भय अथवा शूरता, क्रोध अथवा हर्ष, मोह अथवा प्रसन्नता आदि द्वंद्व पित्त के अंतर्गत कुपित अथवा अकुपित अग्नि द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी काम होते हैं वो अग्नि द्वारा होते हैं। चक्रपाणी से ही साधक पित्त कहते हैं। पित्त के कर्मों में प्रसाद एवं मेधा साधक पित्त के ही कार्य हैं। तो प्रभा एवं मेधा जो है वो साधक पित्त के ही कार्य हैं। आचार्य वाग्भट जी के अनुसार बुद्धि मेधा अभिमान अधैर्य
अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदयगतम पित्तम, अर्थात हृदय में स्थित साधक पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान एवं उत्साह के द्वारा इच्छित अर्थ की सिद्धि करता है। हृदय से यहाँ अर्थ मन के स्थान से लिया गया है, जैसे ब्रेन। बाघभट्ट ने इच्छित अर्थों की सिद्धि करने के लिए इसे साधक पित्त कहा है। आचार्य सारंगधर जी के अनुसार साधक पित्त को मेधा प्रज्ञाकरम कहा है। साधक पित्त मस्तिष्क में रहने वाला इमोशन को कंट्रोल करने वाला कोई केमिकल है। नेक्स्ट है आलोचक पित्त। यद दृष्टयाम पित्तम तस्मिन् आलोचको अग्नि रीति संज्ञा सा रूप ग्रहणाधिकृतः, अर्थात दृष्टि में पाए जाने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। वह रूप के ग्रहण का अधिकारी है। दर्शनम डैश डैश पित्त कर्म विकारजम, दर्शन जो है वो पित्त का कर्म होता है। रूप आलोचनतः स्मृतम दिक्स्थम आलोचकम, अर्थात रूप का आलोचन करने से आलोचक कहलाता है। सारंगधर अनुसार नेत्र युगल में रहने वाला पित्त आलोचक पित्त कहलाता है। मतलब दोनों आँखों में, युगल का मतलब दोनों है ना। तो दोनों आँखों में रहने वाला जो पित्त है वो आलोचक पित्त कहलाता है। आचार्य भेल ने आलोचक पित्त का विस्तृत वर्णन किया है। तत्र आलोचको नाम वर्षा शीत तप प्रविद्धा सा द्विविधा चक्षुर्वैशेषिको बुद्धिर्वैशेषिक, मतलब आलोचक पित्त के दो भेद होते हैं, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। आगे हम श्लोक का अर्थ देख लेंगे। आचार्य भेल के अनुसार आलोचक पित्त के दो भेद होते हैं, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। आलोचक पित्त वर्षा, शीत एवं आतप, धूप में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कौन से ऋतु में होते हैं? वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, और जब धूप ज़्यादा होती है तो आलोचक पित्त वो बढ़ जाता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। आँखों में ईचिंग होना है ना, शीत में या धूप में ज़्यादा होना, तो रेडनेस हो जाना आइज़ में, तो ये लक्षण उसमें दिखते हैं। चक्षु वैशेषिक पित्त दृष्टि से संबंधित, बुद्धि वैशेषिक रूप दर्शन की बुद्धि विजुअल कॉर्टेक्स से संबंधित रहता है। चक्षु वैशेषिक पित्त आत्मा तथा मन के सन्निकर्ष से स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायु, चार प्रकार के प्राणियों के लक्षण, संस्थान, रूप, वर्ण, स्वर आदि का उच्च, जैसे हायसिंथस में ज्ञान उत्पन्न कराता है, जैसे पुष्प, फल, पत्रों के रूप आदि का ज्ञान कराता है। बुद्धि वैशेषिक भ्रुवों के मध्य में कैवर्नस साइनस श्रृंगाटक में स्थित रहता है। यह पित्त सूक्ष्म अर्थों को धारण करता है, धारण किए हुए अर्थों को स्मृति में लाता है, अनागत की प्रार्थना कर पुनः स्मृति के रूप में जागृत करता है। जन्म लेते ही शिशु की स्वभाववश मात्र स्तन की अभिलाषा बुद्धि वैशेषिक पित्त के ही कारण होती है। चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक में आत्मा तथा मन के सन्निकर्ष से बताया कि वो कैसे स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायु, चार प्रकार के प्राणियों के लक्षण है ना, रूप आदि, स्वर बता दिए हैं, उनका ज्ञान कैसे उत्पन्न कराता है। और फिर बुद्धि वैशेषिक में क्या है, भ्रुवों के मध्य में जो श्रृंगाटक होता है वहाँ बुद्धि वैशेषिक स्थित होती है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म बहुत माइनर अर्थों को ग्रहण करता है, धारण किए हुए अर्थों को स्मृति में लाता है कि कभी ये चीज़ें हमने देखी थी या सुनी थी। अनागत प्रार्थना कर पुनः स्मृति के रूप में जागृत करता है। और जन्म लेते ही, जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे किसी ने सिखाया नहीं होता है कि मातृ स्तन का पान करना है, लेकिन वो फिर भी अभिलाषा करता है, बुद्धि वैशेषिक पित्त के कारण होता है। चक्षु वैशेषिक पित्त which is situated in eye can be compared with the eye pigment called rhodopsin and odopsin. बुद्धि वैशेषिक पित्त can be correlated with visual cortex and central of visual memory in brain. भ्राजक पित्त यतु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजको अग्नि रीति संज्ञा सो अभ्यंग परिषेक अवगाहन अवलेपन आदिनाम क्रिया द्रव्याणाम पक्ता छायानाम च प्रकाशका, अर्थात त्वचा में रहने वाले पित्त की भ्राजक पित्त संज्ञा है ना। तो त्वचा में कौन सी पित्त रहती है? तो भ्राजक पित्त रहता है। अभ्यंग है ना, त्वचा में ही अभ्यंग करते हैं, परिषेक सिंचन करते हैं, स्नान करते हैं, अवलेपन करते हैं, लेप करते हैं ना, आदि क्रियाओं से प्रयुक्त द्रव्यों का पाचन कराता है। साथ ही 5 प्रकार के छाया का प्रकाशक है। चरक अनुसार पित्त के कर्मों में जो प्रसादक पित्त कहा गया है वो भ्राजक पित्त ही है।
चक्रपाणी के अनुसार शरीर ऊष्मा को मात्रा में रखना ही भ्राजक पित्त का कार्य है। जैसे इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड कॉम्प्लेक्शन। ठीक है। बाघ भट्ट जी क्या कहते हैं? बाघ भट्ट जी त्वचा को भ्राजक या दीप्त करने से इसे भ्राजक पित्त कहते हैं। और सारंगधर जी कहते हैं कि त्वची कांतिकरम अर्थात त्वचा को कांति देने वाला भ्राजक पित्त होता है। भ्राजक पित्त के कार्य त्वचा का भ्राजन करना या त्वचा को वर्ण विशेष प्राप्त कराना भ्राजक पित्त का कार्य होता है। तो त्वचा में वर्ण प्राप्त होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है ना, गौर वर्ण का या अरुण वर्ण का, तो वो भ्राजक पित्त का ही कार्य है। आचार्य सुश्रुत ने भ्राजक पित्त को छाया नामचा प्रकाशिका कहा गया है। चा से अर्थ प्रभा से है, ऐसा टीकाकार डलहन मानते हैं। अर्थात छाया तथा प्रभा का उत्पादन त्वचा में भ्राजक पित्त करता है। लेप, अभ्यंग आदि क्रिया द्रव्यों का पाचन भ्राजक पित्त से त्वचा के संबंध में आने वाले द्रव्यों का उसके उष्ण गुण के कारण होता है। पाचन के पश्चात ही ये द्रव्य कार्यकारी होते हैं। अतः भ्राजक पित्त कैन बी कोरिलेटेड विद द स्किन पिगमेंट मेलानिन। पाचक पित्त तच्च अदृष्टे हेतु केन विशेषेण पक्वामाशय मध्यस्थम पित्त चतुर्विध अन्नपानम पचति विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरीषाणि तत्रस्थमेव चात्म शक्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति तस्मिन् पित्ते पाचको अग्निरिति संज्ञा। अर्थात पक्वाशय एवं आमाशय के मध्य में स्थित पित्त 4 प्रकार के अन्न को पचाता है। दोष, रस, मूत्र, पुरीष का विभाजन करता है। अपने स्थान पर स्थित रहते हुए अपनी शक्ति से शरीर के अन्य पित्त स्थानों का अग्नि कर्मानुसार अनुग्रह करता है। इसी पित्त को पाचक अग्नि कहते हैं। अर्थात पाचक पित्त कहाँ रहता है? तो पाचक पित्त रहता है पक्वाशय एवं आमाशय के मध्य में स्थित होता है। और 4 प्रकार के जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, खादित, पीत, लीढ़, असित, है ना, तो वो उनका पाचन करता है। दोष, रस, मूत्र, पुरीष का विभाजन करता है। दोष को अलग कर देता है, रस को अलग करता है, मूत्र और पुरीष का अलग अलग कर देता है, उनका विभाजन कर देता है। अपने स्थान पर स्थित रहते हुए अपनी शक्ति से शरीर के अन्य पित्त स्थानों को का अग्नि क्रमानुसार अनुग्रह करता है। इसी पित्त को पाचक अग्नि कहते हैं। आचार्य चरक ने पित्त के कर्मों में पंक्ति शब्द से पित्त का पाचन कर्म बताया है। यह पाचक पित्त ही है। पाचक पित्त अन्न का पाचन कर उसके अवयवों को सूक्ष्म कर देता है। अष्टांग हृदयकार के अनुसार आमाशय एवं पक्वाशय के मध्य में रहते हुए पंच भौतिक होते हुए तेज गुण के आधिक्य से पाचक पित्त में सौम्य गुण नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो रहता कहाँ है? तो आमाशय और पक्वाशय के मध्य में रहता है। अब 5 भौतिक संगठन उसमें तेज गुण के अधिक, तेज गुण उसमें ज़्यादा होता है ना, से जो उसका सौम्य गुण होता है, जलीय गुण, उसका नष्ट हो जाता है। अतः वह द्रवता को त्याग देता है। समान वायु और क्लेदक कप के सहचर्य से दहन, पाचन आदि क्रियाएं करता है ना। तो इसमें दहन और पाचन में कौन से वायु और कौन सा कफ काम करता है? तो समान वायु और क्लेदक कफ है ना, मिलकर काम करते हैं, तो दहन और पाचन आदि क्रियाएं करता है। इसलिए पाचन क्रिया करने से इसे अग्नि संज्ञा दी गई है। और जैसे पाचक पित्त नाम ही है, तो ये पाचन का काम करता है, इसलिए इसका नाम पाचक पित्त है। सार एवं किट्ट का विभाजन भी करता है। अब सार भाग को अलग कर देता है और किट्ट भाग को अलग कर देता है। अन्य पित्त स्थानों का अपने स्थान में रहते हुए अनुग्रह करता है। अष्टांग हृदयकार ने सूत्र स्थान 12 में इसी प्रकार का विवरण दिया है। पाचक पित्त का अनल शब्द से संबोधन किया है। तो आचार्य सारंगधर ने अग्नि रूपी पित्त का स्थान अग्न्याशय पैंक्रियाज बताया है। अतः उपयुक्त विवरण को देखते हुए पाचक पित्त को डाइजेस्टिव एंजाइम से कोरिलेट किया जा सकता है। पाचक पित्त आर द डाइजेस्टिव एंजाइम विच रिमेन इन inactive state and get activated in acid medium HCl जठर अग्नि GIT जैसे एमाइलेज, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज। पाचक अग्नि का महत्व अन्न से पक्ता सर्वेषां पक्तॄणाम् अधिपो मतः तन्मूलस्ते हि तद वृद्धिक्षयात्मकः तस्मात्तं विधि वधुक्तैर् अन्नपानेन धनहितैर् पालयेत् प्रतस्तस्य स्थितो आयुर्बल स्थितः।
आचार्य चरक जी के अनुसार शरीर में रहने वाली सभी 13 अग्नियों में प्रधान पाचक अग्नि ही मानी जाती है। पाचक अग्नि ही शेष 12 प्रकार के अग्नियों का मूल है। ठीक है, तो जब हम अग्नि चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे पाचक अग्नि और जो 12 अग्नि की और बात की है, तो कुल 13 अग्नि होती हैं। पाँच भूता अग्नि, 7 धात्वा अग्नि और 1 जठरा अग्नि या पाचक अग्नि, है ना। तो उसमें से पाचक अग्नि को श्रेष्ठ माना जाता है या प्रधान माना जाता है, और पाचक अग्नि ही शेष 12 प्रकार की अग्नियों का मूल है और पाचन में सहायक होती हैं। इसकी वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की वृद्धि तथा इसके क्षीण होने पर शेष अग्नियों की क्षीणता होती है। इसलिए सावधान होकर विधिपूर्वक अन्नपान रूपी ईंधन के द्वारा इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके उचित रूप से में रहने से ही आयु और बल की स्थिति रहती है। पाचक अग्नि का वृद्धि हो रही है तो शेष जो अग्नियां हैं या भौतिक अग्नियां, धात्वा अग्नि, तो उनका भी वृद्धि होगा। पाचक अग्नि का अगर क्षय हो रहा है तो जो अन्य अग्नियां हैं उनका भी क्षय या क्षीण होगा। इस प्रकार पाचक अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। अगर ये उचित रूप में रहता है तो आयु और बल को बढ़ाता है। रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, पाचक पित्त। तो भेद और स्थान देख रहे हैं। तो पित्त के भेद क्या है? रंजक पित्त है, और चरक जी ने रंजन कर्म बताया है, उसका कर्म, और सुश्रुत ने यकृत प्लीहा, बाघभट्ट ने अमाशय, शार्ंगधर ने यकृत स्थान बताया और हृदय कार्यस्थल बताया। साधक पित्त, साधक पित्त में चरक ने सौर्य भयादि द्वंद्व, सुश्रुत ने हृदय, साधक पित्त का स्थान हृदय बता दिया। बाघभट्ट ने अर्थ सिद्धि के लिए बताया था। शार्ंगधर ने मेधा प्रज्ञा कर्म। आलोचक पित्त तो कर्म बताया है चरक जी ने, तो दर्शन करने के लिए। ठीक है, आलोचक पित्त दृष्टि में होता है। ठीक है, तो इन्होंने भी नेत्र को बताया, दृष्टि, इन्होंने भी नेत्र को बताया, रूप लोचन। इन्होंने आलोचक पित्त चरक ने दर्शन, सुश्रुत ने दृष्टि, बाघभट्ट ने रूप लोचन और शार्ंगधर ने नेत्र युगल स्थित, है ना। सब ने बताया नेत्र के लिए, बस शब्द अलग अलग है। भ्राजक पित्त प्रभा प्रसादक, त्वचा, त्वचा ही जो होती है वो भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा बताया है आचार्य सुश्रुत जी ने, और प्रभा प्रसाद भ्राजक पित्त ही करती है। बाघभट्ट त्वचा का भ्राजक, भ्राजक पित्त त्वची कांतिकरम। पाचक पित्त पक्तिकरम, ठीक है, पाचन का काम करता है। और सुश्रुत ने पक्वाशय और अमाशय के मध्य में पाचक पित्त का स्थान बताया है। बाघभट्ट ने अमाशय और पक्वाशय मध्य स्थान बताया, और शार्ंगधर ने अग्न्याशय पैंक्रियास।